हेलो सीबीएसई चैंपियंस, तो आपके लिए लेकर आया हूं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के टॉप 25 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। जी हाँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है और एआर के क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। तो जब तक प्रैक्टिस ना हो तब तक आप एआर के क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे, गलतियां होंगी बोर्ड एग्जाम में। तो आपको इन गलतियों से बचाने मैं ये सेशन लेकर आया हूं जिसमें हम 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सेशन को शेयर कर देना आप लोग, और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो रिकॉर्डेड तो थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखना, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन के पास आ चुका है। अब देखो, असर्शन रीजन के जो ऑप्शन होते हैं ना वो हमेशा फिक्स होते हैं। एक बार ऑप्शन पे जरा गौर फरमाओ। ए ऑप्शन, यहां आपको असर्शन और रीजन दिख रहा है, दो स्टेटमेंट। तो ए ऑप्शन हमेशा ये होता है कि ए आर ट्रू है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी में ऑप्शन में होता है कि ए आर ट्रू है लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सी ऑप्शन होता है कि असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है, और डी ऑप्शन होता है असर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है। यही ऑप्शन हर क्वेश्चन में रहेगा, बस असर्शन रीजन बदलेगा। तो पहला देख लेते हैं। अब असर्शन में क्या लिखा है? इफ ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट फ्लोइंग, द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर हम वीआई ग्राफ या आईवी ग्राफ यानी करंट और पोटेंशियल के बीच का ग्राफ ड्रॉ करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है पासिंग थ्रू ओरिजिन। बात बिल्कुल सही है ना। ओम्स लॉ में जब भी हम ग्राफ पढ़ते हैं तो वो ग्राफ हमको कैसा मिलता है, उस ग्राफ का स्लोप कैसा मिलता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। आपने देखा ही है कि कुछ ऐसा मिलता है। तो इसका मतलब असर्शन ट्रू है, ठीक है। रीजन क्या लिखा है? द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता है, इसका मतलब यह है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। लेकिन यहां रीजन क्या कह रहा है कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो असर्शन तो सही है, रीजन गलत है, यानी कि असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा सी, ठीक है। तो हमेशा जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करो असर्शन रीजन का तो पहले असर्शन को पढ़ो और फिर वहां डिसाइड कर लो कि ये ट्रू है कि फॉल्स। क्वेश्चन पेपर पे लिख दो, फिर रीजन पढ़ो, डिसाइड करो ट्रू है कि फॉल्स। और जब आपने डिसाइड कर लिया अब उस हिसाब से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। है ना कितना इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन था। आई होप कि आपने पहला क्वेश्चन करेक्ट किया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड एआर क्वेश्चन, क्लियर। अब सबसे पहला काम क्या? असर्शन पढ़ना। तो आइए असर्शन पढ़ते हैं। क्या लिखा है? When a wire is stretched to 3 times of its length, अगर हम किसी वायर को उसके लेंथ का 3 टाइम्स तक स्ट्रेच करें तो जो उसकी रेजिस्टिविटी होती है वो 9 टाइम्स हो जाती है। अब आप ये बताओ, तो क्या रेजिस्टिविटी का लेंथ से कोई लेना देना है? नहीं, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द वायर। तो सर क्या डिपेंड करता है लेंथ पे? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ना कि रेजिस्टिविटी। तो आप वायर को स्ट्रेच करो, वायर को मोड़ दो, वायर को काट दो, इन सब से रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। वायर किसका बना है? कॉपर का बना है, एल्यूमिनियम का बना है ना, या तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यहां ना टेम्परेचर बदला ना वायर का मटेरियल बदला, क्योंकि स्ट्रेच करने पे मटेरियल तो सेम रहेगा, तो रेजिस्टिविटी भी क्यों बदलेगी? और जबकि यहां क्या कह रहा है? रेजिस्टिविटी क्या हो गई? 9 टाइम्स हो गई। तो ये तो गलत है। अब जब भी असर्शन फॉल्स आ जाए तो एक ही ऑप्शन सही होगा, वो है डी, क्योंकि यही एक ऑप्शन है जहां असर्शन फॉल्स है। रीजन देख लेते हैं ट्रू है कि नहीं। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट फॉर सेम वोल्टेज। फॉर सेम वोल्टेज यानी अगर वोल्टेज सेम है तो जो करंट और रेजिस्टेंस है वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। बात बिल्कुल सही है, ट्रू, ठीक है, क्लियर। फॉर सेम वोल्टेज I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये बात बिल्कुल सही है, तो वो रीजन ट्रू है। तो असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, क्या टिक करेंगे? डी ऑप्शन टिक करेंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। बात समझ में आ गई। लेकिन यहां अगर रेजिस्टिविटी नहीं होती, रेजिस्टेंस होता, ठीक है, तब बात कुछ दूसरी होती, तब ये भी ट्रू हो जाता, है ना, क्लियर। आगे आएगा।
तो ध्यान रखना कि रेजिस्टिविटी स्ट्रेच करने से रेजिस्टिविटी नहीं चेंज होती, वायर को काट देने से रेजिस्टिविटी नहीं चेंज होती। वायर अगर दूसरे मटेरियल का है तब जाके रेजिस्टिविटी अलग होगी, डिफरेंट होगी। जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम, दो डिफरेंट मटेरियल के वायर है ना, तो दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। बात समझ में आ गई? अगले क्वेश्चन पे चले। चलो नेक्स्ट, एलॉयज आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिकल आयरन, टोस्टर। तो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस हैं, अभी ठंडी आ रही है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक केटल यूज करेंगे पानी गर्म करने के लिए। कपड़ा प्रेस करते हैं तो आयरन यूज कर ही रहे हैं। गीजर तो पानी गर्म करने के लिए, ताकि गर्म गर्म पानी से नहाया जाए। तो ये सभी में जो हीटिंग एलिमेंट होता है ना, जो गर्म होता है, भाई पानी क्यों गर्म हो रहा है गीजर में? क्योंकि पानी जो गीजर है उसमें एक एलिमेंट है, ठीक है, वो एलिमेंट किसका बना होता है, एलॉय का बना होता है। और उस एलॉय से जब करंट पास होता है तो वो हीटिंग एलिमेंट गर्म हो जाता है, और वो गर्म हीटिंग एलिमेंट पानी को गर्म कर देता है। तो हीटिंग एलिमेंट बना होता है एलॉयज का, ये बात सही है। तो एलॉयज आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिकल आयरन, टोस्टर, ये बात बिल्कुल ट्रू है। और ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो भी एलॉयज होते हैं, ठीक है, उनका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में और हीटिंग एलिमेंट बनाने में, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। और रीजन क्या लिखा है, एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज यानी बर्न रेडली एट हाई टेम्परेचर। अब एलॉयज को यूज क्यों करते हैं? क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे बर्न नहीं होते, ऑक्सीडाइज नहीं होते। अगर हम मेटल यूज करेंगे तो मेटल तो हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी है। तो एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन कराने के पीछे मकसद ये भी है कि असर्शन रीजन के जो आपके क्वेश्चन बनेंगे ना, वो एनसीईआरटी की लाइन से बनेंगे। तो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो, इतने बार पढ़ो कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपके दिमाग में याद हो, फिट हो, ताकि क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाए ये सही है कि गलत। तो याद रखना, इलेक्ट्रिकल आयरन, गीजर, टोस्टर, केटल, जितने भी गर्म करने वाले जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं ना, उन सभी में एलॉय का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि एलॉय की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, पहला रीजन। और दूसरा रीजन कि एलॉय ऑक्सीडाइज यानी जलते नहीं है हाई टेम्परेचर पे। तो ये भी ट्रू है और ये सही एक्सप्लेनेशन है। इसीलिए तो यूज कर रहे हैं हीटिंग एलिमेंट डिवाइसेस में एलॉय, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं होते, बर्न नहीं होते। तो रीजन ट्रू है। रीजन ट्रू है तो हम क्या टिक करेंगे, ए आर ट्रू। और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो हम ऑप्शन ए टिक करेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन में फिर वही तरीका, असर्शन पढ़ो, डिसाइड करो ट्रू है कि फॉल्स, रीजन पढ़ो, डिसाइड करो ट्रू है कि फॉल्स, ऑप्शन टिक करो। तो आइए असर्शन पढ़ते हैं। क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, heat produced in a resistor is directly proportional to the square of current for a given resistance। यानी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो यहां H और I यानी हीट और करंट के बीच में आप क्या रिलेशन देख रहे हो कि जो हीट है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यही तो यहां लिखा है कि हीट प्रोड्यूस इन ए रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फॉर ए गिवन रेजिस्टेंस। तो बात बिल्कुल ट्रू है। हाँ, इस करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। बात सही है। रीजन में क्या लिखा है, द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल दैट सेट्स द इलेक्ट्रॉन इन मोशन टू फ्लो द करंट थ्रू ए रेजिस्टर। जो केमिकल रिएक्शन होता है ना सेल या बैटरी में, वो केमिकल रिएक्शन के वजह से ही वायर के दो एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। और उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो होता है, लो से हाई पोटेंशियल। तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होता है, करंट फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। तो रीजन भी आपका ट्रू है, लेकिन क्या सही एक्सप्लेनेशन है जूल्स लॉ का? ये एक्सप्लेनेशन जो है कि ये हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के, क्या इसका रीजन ये है? नहीं। दोनों स्टेटमेंट असर्शन और रीजन अपने जगह पे सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसीलिए हम क्या टिक करेंगे, बी ऑप्शन। तो आंसर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? बी इज द राइट आंसर।
बात समझ में आ गई? क्लियर? आगे चला जाए, चलिए नेक्स्ट। अब क्या क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले असर्शन पढ़ते हैं। रो is a constant of proportionality and is called the electrical resistivity of the material of the conductor। स्टेटमेंट सही है कि गलत? बिल्कुल सही है। अरे जब हम ये पढ़ते हैं ना कि R is directly proportional to length and inversely proportional to area, तो जब प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल का साइन लगाते हैं तो हमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना होता है, और वही कांस्टेंट क्या है? रेजिस्टिविटी, जिसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, जिसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो ये रेजिस्टिविटी रो एक तरीके का क्या है? कांस्टेंट ही तो है, जो हमने इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के वक्त लगाया। तो स्टेटमेंट, ये असर्शन का जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि नहीं? बिल्कुल ट्रू है। फिर रीजन क्या लिखा है? द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम पर मीटर। अगर यहां से आप रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन लेंथ। रेजिस्टेंस का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर। अब मीटर से स्क्वायर कट गया तो क्या आया? ओम मीटर। यानी कि रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट ओम मीटर होती है। यहां क्या लिखा है? ओम अपॉन मीटर। तो ये क्या है? फॉल्स है। अब असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। तो असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स आप क्या टिक करोगे? सी ऑप्शन टिक करोगे, और आंसर सी। समझ में आया? कितना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूं, और इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा है? एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। किसी सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट है उसे मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को हम एमीटर कहते हैं। बिल्कुल ट्रू है। आपको पता होगा कि सर्किट में एमीटर जब लगाते हैं तो उसका सिंबल ऐसा रखते हैं, है ना, और एमीटर हमेशा सीरीज में लगाते हैं। और एमीटर क्या मेजर करता है? जो मैक्सिमम करंट है सर्किट में वो उसको मेजर करता है। तो असर्शन तो ट्रू है। रीजन क्या लिखा है? एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड। यानी जिस सर्किट में करंट मेजर करना है उस सर्किट के साथ उसे किस में लगाते हैं? सीरीज में। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है। तो आंसर ए या बी में से होगा। लेकिन अब ये डिसाइड करना है कि जो रीजन है वो क्या सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो करंट को मेजर करने वाले डिवाइस को एमीटर कहते हैं। क्या इसलिए एमीटर कहते हैं क्योंकि एमीटर को हम सीरीज में लगाते हैं? नहीं, ये कोई लेना देना तो है नहीं, इसका कनेक्शन तो नहीं बैठ रहा है। एमीटर कहते हैं उसे तो वो अलग बात है, और एमीटर को सीरीज में लगाते हैं करंट मेजर करने के लिए, ये अलग बात है। तो दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज पर ओम्स लॉ, ध्यान से देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ या एज पर ओम्स लॉ एट कांस्टेंट वोल्टेज, यानी वोल्टेज अगर कांस्टेंट कर दें, इफ द रेजिस्टेंस इज डबल्ड द करंट गेट्स हाफ्ड। अगर वोल्टेज को डबल कर दें, सॉरी वोल्टेज कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस को डबल कर दें तो करंट आधा हो जाएगा। क्या स्टेटमेंट ट्रू है? तो जरा ओम्स लॉ याद करो। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इजकल टू IR। ठीक है। अब अगर आपका ये V की वैल्यू फिक्स कर दो, मतलब आप इसको नहीं चेंज कर रहे, है ना, जैसे कह दो कि ये 6 है और I क्या है 2 इंटू R क्या है 3। अब मैं कह रहा हूं कि V को फिक्स रखना है 6, तो अगर करंट को 3 करोगे तो रेजिस्टेंस को 2 करना पड़ेगा, तभी तो 3 इंटू 2 6 आएगा। तो आपने करंट को 2 से 3 किया, यानी करंट को बढ़ाया, तो रेजिस्टेंस कम हुआ कि नहीं? यानी अगर वोल्टेज कांस्टेंट होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो करंट को बढ़ाने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। तो करंट को अगर आप, या तो रेजिस्टेंस को आप अगर डबल करोगे, करंट या रेजिस्टेंस दोनों में से किसी एक को बढ़ाओगे दूसरा कम होगा, कम करोगे तो दूसरा बढ़ेगा। तो अगर रेजिस्टेंस को आपने डबल कर दिया तो करंट तो आधा हो जाएगा, ताकि दोनों की जो मल्टीप्लाई के बाद जो वैल्यू आए वो तो सेम आए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जैसे V इजकल टू IR, अब वोल्टेज कांस्टेंट है,
यानी I और R का जो मल्टीप्लाई है वो V ही आना चाहिए। तो मैंने अब क्वेश्चन में क्या बोला, रेजिस्टेंस इज डबल्ड, तो मैंने R को 2R कर दिया। अब V कब आएगा, जब I क्या हो, I/2 हो, तभी तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और IR इक्वल टू V आएगा, है कि नहीं। IR इक्वल टू V है तो यहां भी IR इक्वल टू V लाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि V तो लाना ही है, फिक्स है, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। तो आपने रेजिस्टेंस को डबल किया तो करंट को क्या करना पड़ा, आधा। तो रेजिस्टेंस इज डबल्ड, करंट गेट्स हाफ्ड, ये तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। असर्शन इज ट्रू। रीजन, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट थ्रू ए रेजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। तो क्या इसलिए रेजिस्टेंस को डबल करने पर करंट आधा हो गया, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बात बिल्कुल सही है जी हाँ, कांस्टेंट वोल्टेज पे जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, इसीलिए अगर आप रेजिस्टेंस को डबल करोगे करंट आधा हो जाएगा, करंट को डबल करोगे तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। तो ये ट्रू है और सही एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन क्या जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा भैया। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग एट कांस्टेंट वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यानी एक को बढ़ाओगे दूसरा कम हो जाएगा, इसीलिए किसी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस बढ़ाओ तो उसमें फ्लो होने वाला जो करंट है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला था, रेजिस्टेंस डबल करोगे तो करंट कम होगा, कम होकर कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लॉन्गर वायर हैव ग्रेटर रेजिस्टेंस एंड द स्मॉलर वायर हैव लेसर रेजिस्टेंस। यानी कि यहां रेजिस्टेंस का लेंथ से, वायर की लेंथ से कंपैरिजन हो रहा है। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन ये कहता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी वायर जितना लंबा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। तो असर्शन तो सही निकला कि लॉन्गर वायर यानी ज्यादा लंबे वायर का रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है और छोटे वायर का रेजिस्टेंस भी कम होता है। ट्रू है बिल्कुल, क्यों, क्योंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब रीजन क्या है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ये तो बात गलत हो गई, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये तो हो गया फॉल्स। अब असर्शन हो गया ट्रू, रीजन हो गया फॉल्स, तो असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, आंसर क्या होगा, सी होगा। बात समझ में आई। तो बहुत इजी है बात, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो असर्शन रीजन के क्वेश्चन यूं चुटकियों में सॉल्व करोगे यूं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। When a wire is stretched to 3 times of its length, its resistance become 9 times. क्या ये असर्शन सही है? अगर मैं वायर को स्ट्रेच करता हूं कितना, 3 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ, यानी पहले लेंथ L थी अब 3L हो गई। तो देखो वायर को स्ट्रेच कर रहे हो तो वायर अगर लंबा होगा तो साथ में पतला भी तो हो जाएगा, क्योंकि तो वॉल्यूम तो वही रखनी है। तो अगर लेंथ 3L कर रहे हो तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया कम होकर A/3 हो जाएगा। आप खुद ही इमेजिन करो, एक मोटा सा वायर है, अब मैं उसको लंबा कर रहा हूं, तो वायर अगर लंबा हो रहा है तो पतला भी होगा, क्यों, अरे भैया वॉल्यूम तो फिक्स है ना। वायर को लंबा करोगे तो उसको थिकनेस भी तो कम होगी। तो लेंथ को मैंने 3L कर दिया तो एरिया A/3 हो गया। तो अब अगर रेजिस्टेंस देखोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, R इक्वल टू रो, L की जगह 3L और A की जगह A/3, तो ये हो जाएगा 3 ऊपर जाएगा 9 रो L/A, यानी कि 9 टाइम्स हो गया पहले के रेस्पेक्ट में, कि जब हमने वायर को स्ट्रेच नहीं किया था तब रेजिस्टेंस R था, अब हमने वायर को 3 टाइम स्ट्रेच कर दिया तो लेंथ बढ़ गया, एरिया कम हो गई, उसके वजह से अब रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो गया। और यहाँ क्या लिखा है, इट्स रेजिस्टेंस बिकम 9 टाइम्स, रेजिस्टिविटी सेम होगी। ऐसा ही क्वेश्चन पहले आया था, लेकिन वहां मैंने रेजिस्टिविटी कहा था और मैंने बोला था कि अब ये क्वेश्चन आगे आएगा। तो रेजिस्टिविटी स्ट्रेचिंग से नहीं बदलेगी, तो रेजिस्टिविटी अगर रहता तो वो तो सेम होता, लेकिन रेजिस्टेंस लिखा है वो 9 टाइम्स हो जाएगा। बात बिल्कुल सही है, तो ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है।
रीजन क्या लिखा है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ ऑफ द वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी ट्रू। लेकिन अब रीजन क्या होगा, अरे भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो क्या ये इस चीज को डिसाइड कर पा रहा है कि ये 9 टाइम्स हो जाएगा, नहीं। ये बस इसने इसकी बात की कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, लेकिन क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसलिए वायर को 3 गुना स्ट्रेच करने पर वो 9 टाइम्स उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये एक्सप्लेन नहीं हो रहा। क्योंकि अगर इसके हिसाब से चले, रीजन के हिसाब से चले, तो अगर हमने लेंथ को 3 टाइम्स किया है तो रेजिस्टेंस भी 3 टाइम्स होना चाहिए, क्योंकि वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन ये 3 टाइम्स ना होकर 9 टाइम्स हो गया, वो इसलिए हो गया क्योंकि वॉल्यूम सेम है, तो लेंथ 3 गुना करोगे तो एरिया भी 1/3 हो जाएगा, जिसके वजह से ये दोनों मिलकर रेजिस्टेंस को 9 टाइम्स बढ़ा दे रहा है। ठीक है, तो दोनों ट्रू है लेकिन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर बी होगा। ठीक है, क्लियर। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ए डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट इज ऑफन यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। सर्किट में अगर हमें रेजिस्टेंस चेंज करना हो तो ये कैसे करेंगे, तो एक डिवाइस का यूज करके करेंगे जिसका नाम है रियोस्टेट। बिल्कुल सही है। रियोस्टेट का मतलब ही होता है कि एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसकी मदद से हम किसी सर्किट में रेजिस्टेंस को कम ज्यादा कर सकते हैं, यानी रेजिस्टेंस को वेरी करा सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, ट्रू है। रीजन क्या लिखा है, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। सही है कि गलत है? गलत है। अरे माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, यानी 1 माइक्रो एम्पियर में, तो ये इसका मतलब ये फॉल्स है। 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻6 एम्पियर होता है। ये माइक्रो है, मिली थोड़ी है, तो ये तो फॉल्स हो गया। अब असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, सी ऑप्शन होगा। लेकिन अगर यहां ये लिखा होता 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻6 एम्पियर, तो ये ट्रू हो जाता, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं होता, तब हम भी ऑप्शन टिक करते, है ना। तो हर एंगल से सोचो, क्वेश्चन को हर एंगल से सोचो। चलो अगला क्वेश्चन। रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम इज लोअर देन दैट ऑफ कॉपर। नाइक्रोम की जो रेजिस्टिविटी है वो लोअर है किससे, कॉपर से। बताइए सही की गलत, सही की गलत। और रीजन क्या लिखा है, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल, यानी कि एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो उसके मेटल से कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो नाइक्रोम क्या है, पहले ये डिसाइड करो। नाइक्रोम एलॉय है। नाइक्रोम हीटर देखा आपने, गर्मी के ठंडी के मौसम में हम लोग हीटर जला के रखते हैं, है ना। तो हीटर का आपने देखा होगा जो रॉड है वो एकदम लाल कलर का जल रहा होता है, तो वो जो वायर है जो ग्लो कर रहा है वो नाइक्रोम का ही बनता है, निकल, क्रोमियम और मैग्नीज का। ठीक है, नहीं सॉरी, निकल, क्रोमियम, आयरन का। तो ये एलॉय की रेजिस्टिविटी लोअर, गलत बात। एलॉय की रेजिस्टिविटी हायर होती है किससे, मेटल के कंपैरिजन में। यानी एक मेटल ले लो कोई भी, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, और एक तरफ एलॉय ले लो, दोनों की रेजिस्टिविटी कंपेयर करोगे तो एलॉयज की रेजिस्टिविटी आपको ज्यादा मिलेगी एज कंपैरिजन टू मेटल। और यहां क्या लिखा है, लोअर, तो ये बात क्या है, फॉल्स है। रीजन में क्या लिखा है, रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल। बात बिल्कुल सही है, यही तो मैं बोल रहा था कि एलॉय की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, लोअर, तो ये गलत है, लेकिन जो रीजन है वो ट्रू है। तो असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, ऐसा एक ही ऑप्शन होता है और वो ऑप्शन डी है। ठीक है, आज समझ में आई, तो ये ध्यान रखना है। तो इसको मैं बता दूं, अगर रेजिस्टिविटी की बात करूं, रेजिस्टिविटी की, तो सबसे कम रेजिस्टिविटी मेटल्स की, उससे ज्यादा एलॉयज की, और उससे ज्यादा इंसुलेटर्स की, रबड़ हो गया, पेपर हो गया, है ना। ये रेजिस्टिविटी का सही सीक्वेंस है। अब मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं, ये एनसीईआरटी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में टेबल दिया हुआ है।
इस टेबल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम ये सब क्या है? मेटल्स हैं। कॉन्स्टेंटन, मैग्नेनिक, नाइक्रोम ये सब क्या है? एलॉय। तो ये मेटल्स हैं, ये तीनों क्या है? एलॉयज हैं। और ये है आपके ग्लास, इबोनाइट, डायमंड, ये क्या है? इंसुलेटर्स हैं, है ना। अब मेटल्स का रेजिस्टिविटी देखो किस रेंज में है? 10 की पावर -8 के रेंज में है। एलॉयज की रेजिस्टिविटी 10 की पावर -6 के रेंज में है, माइनस में। और यहां तो पॉजिटिव में है, 10 की पावर 12 से लेकर 14 तक। अब बताओ, माइनस में जितना अधिक हो वो उतनी वैल्यू कम होती है ना। तो क्या देखा? रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स, उससे ज्यादा रेजिस्टिविटी एलॉयज की, उससे ज्यादा किसकी? इंसुलेटर्स की। तो ये तो कंफर्म हो गया ना कि मेटल्स के कंपैरिजन में एलॉयज की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। और इसीलिए मैंने एक शुरू में क्वेश्चन कराया था, इसीलिए एलॉयज की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, तो करंट के पास होने से ये ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे। इसीलिए हीटिंग एलिमेंट के जो डिवाइसेस होते हैं, मतलब टोस्टर हो गए, प्रेस हो गया, गीजर हो गया, ठीक है, तो इन सभी में जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो एलॉय का ही बनाया जाता है। क्यों? पहला रीजन रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, और दूसरा रीजन क्या पढ़ाया था कि वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, हाई टेम्परेचर पे बर्न नहीं होते। अगर मेटल का बना देंगे तो वो जल जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला बहुत प्यारा क्वेश्चन है। When the resistance are connected end to end consecutively, they are said to be in series. अगर रेजिस्टर्स को हम एक के बाद एक जोड़ते चले जाएं, जैसे ऐसे एंड टू एंड, तो इसको हम सीरीज में कहेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है ना। इन केस द टोटल रेजिस्टेंस इज टू बी इंक्रीज, अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो हमें सभी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट करने पर वो एडअप हो जाता है, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, एडअप होने से उनकी वैल्यू, टोटल वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, दोनों ट्रू है। लेकिन क्या नीचे वाला ऊपर वाले का एक्सप्लेनेशन है क्या? नहीं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन होगा बी। बात समझ में आ गई? चलो क्लियर। चलो नेक्स्ट, फिर द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को सर्किट में हम वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, ट्रू स्टेटमेंट, बिल्कुल सही। और रीजन में क्या लिखा है? वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। यानी जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, उन दो पॉइंट्स के अक्रॉस, पैरेलल, उन दो पॉइंट्स के पैरेलल हमें क्या लगाना होगा? वोल्ट मीटर। तो तब जाके वो वोल्ट मीटर पोटेंशियल मेजर कर पाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। लेकिन क्या ये रीजन उसका एक्सप्लेनेशन है? पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, इसका रीजन ये थोड़ी है कि वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। नहीं, दोनों स्टेटमेंट सही तो है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। चल अगला, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस joined in parallel is equal to the sum of reciprocal of the individual resistance। बात बिल्कुल सही है। कहने का मतलब यह है इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अगर ये R है तो 1/R क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल। तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल का जो सम है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल होगा कि नहीं? पैरेलल के केस में बिल्कुल होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ट्रू है कि नहीं? तो यही स्टेटमेंट तो ये कह रहा है कि पैरेलल के केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है, क्लियर, ट्रू है। अब रीजन देख लेते हैं। When several resistors are joined in series, the resistance of the combination RS equals to the sum of their individual resistance। बिल्कुल बात सही है, ये भी ट्रू है कि सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालना हो तो ये सभी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के बराबर होता है। यहां रेसिप्रोकल नहीं है,
रेसिप्रोकल पैरेलल में है, 1/R3 1/R2 ये सभी क्या है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है ना। हमने रेसिप्रोकल किया फिर सबका सम किया, तो सबका जो सम है वो किसके इक्वल आया, पैरेलल में जो इक्विवेलेंट है उसके रेसिप्रोकल के बराबर। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है अपनी अपनी जगह, और ये बात फॉर्मूले से हमको समझ में आ रही है, लेकिन सही एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। ऊपर वाली चीज को नीचे वाला एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, ये रीजन इसको थोड़े एक्सप्लेन कर रहा है, तो बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। फिर क्या लिखा है, 24 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो भाई वो फॉर्मूला कौन सा है जो वर्क, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस को कनेक्ट करता है, तो वो फॉर्मूला है V = W/Q। तो यहां से W क्या हो जाएगा, V × Q। ठीक है, V पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट, चार्ज कितना है Q 2 कूलम, तो वर्क कितना आ जाएगा 24 जूल आ जाएगा। तो बात तो सही है, तो हमारा जो असर्शन है वो तो ट्रू है। रीजन क्या लिखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। बिल्कुल सही, ट्रू भी है और सही एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि इसी फॉर्मूले से तो आपने W निकाला वर्क, तब आया आपका 24 जूल। तो फॉर्मूला जो है वो यहां बिल्कुल सही लिखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो ये ट्रू भी है और सही एक्सप्लेनेशन भी है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। बात क्लियर हुई? तो देखो ऐसे चीजों को पकड़ना सीखो कि नीचे वाली चीज सही होगी तभी तो ऊपर वैल्यू करेक्ट आएगा। तो ऊपर की वैल्यू करेक्ट है, स्टेटमेंट ट्रू है, इसीलिए क्योंकि नीचे जो फॉर्मूला लिखा है वो सही है, तो रीजन सही है, रीजन एक्सप्लेन कर रहा है इसको, ऊपर वाली चीजों को, असर्शन को, तो आप ए ऑप्शन टिक करोगे। ठीक है, चलिए फिर क्या लिखा है नेक्स्ट, 1 एम्पियर करंट इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। तो फॉर्मूले से देख लेते हैं, करंट और चार्ज का फॉर्मूला क्या है, I = Q/T। तो I यानी करंट, तो 1 एम्पियर करंट तभी फ्लो होगा जब कूलम 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करे। तो क्या यही स्टेटमेंट कह रहा है क्या कि 1 एम्पियर करंट इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड? तो बिल्कुल ट्रू कह रहा है, हाँ वही चीज तो कह रहा है। 1 कूलम चार्ज इज कंटेन्ड इन नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके बनाते हैं, मतलब सर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, माइनस में 1.6 × 10⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, इतना कूलम। तो एक कूलम कितने पे होगा, तो आप क्या करोगे, Q = Ne से निकाल लो, Q = Ne। Q पता है आपको कितना, एक कूलम, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N निकालना है, और ये E की वैल्यू है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। ठीक है, तो यहां से N निकालोगे ना तो यही आएगा 6 × 10 की, नियरली 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो नियरली लिखा है, एग्जैक्ट नहीं लिखा है। तो बात सही है कि लगभग इतने इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज अगर मिला दें तो वो एक कूलम बनता है। ठीक है, तो बिल्कुल ट्रू है। लेकिन नीचे वाला चीज, रीजन क्या ऊपर असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं, ये दोनों एंटायरली डिफरेंट स्टेटमेंट है और दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह पे ट्रू हैं। तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, बी ऑप्शन टिक करेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज किलोवाट। सही है कि गलत? इलेक्ट्रिकल पावर की SI यूनिट क्या होती है, वॉट होती है, किलोवाट नहीं होती। यहां क्या लिखा है, किलोवाट। तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। और जब आपने देख ही लिया कि असर्शन फॉल्स है तो एक ही ऑप्शन सही होता है, क्या, डी। ठीक है, अब रीजन देख लेते हैं, वैसे सही होगा। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर, कॉमनली नोन एज यूनिट। बिल्कुल ट्रू है कि घरों में जो हम बिजली बिल कैलकुलेट करते हैं तो किलोवाट आवर के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वो एनर्जी की कमर्शियल यूनिट है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो एक बार आपने क्या सीखी, अगर असर्शन फॉल्स है तो सीधे डी ऑप्शन टिक कर दो, है ना, क्लियर, समय बचेगा।
फिर नेक्स्ट, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है किसी कंडक्टर का जिस प्रॉपर्टी के थ्रू वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्ट करता है, रोकता है। इलेक्ट्रॉन बह के आ रहे हैं, मैं रोक रहा हूं। अब मैं ज्यादा भी रोक सकता हूं, कम भी रोक सकता हूं, तो मेरी रोकने की टेंडेंसी को रेजिस्टेंस कहा जा रहा है। ज्यादा रोकूंगा तो ज्यादा रेजिस्टेंस, कम रोकूंगा तो कम रेजिस्टेंस। तो बात बिल्कुल सही है, ट्रू। मैंने डिसाइड कर लिया पहले ही कि असर्शन ट्रू है कि फॉल्स। आपको ये काम करना है, असर्शन पढ़ो, डिसाइड करो ट्रू है कि फॉल्स। तो ये हो गया डिसाइड कि ट्रू है। रीजन, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम मीटर। गलत, ये तो रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट है, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम। तो ये तो हो गया फॉल्स। तो ये ट्रू, ये फॉल्स, कौन सा हो जाएगा? असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, सी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है, बिल्कुल ट्रू। बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर। बात बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों टेम्परेचर के बदलने पे चेंज हो जाती है। देखो बात समझो, ये जो रेजिस्टिविटी है ना, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। नेचर ऑफ वायर मतलब नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये इन दोनों के साथ साथ, यानी कि टेम्परेचर और मटेरियल ऑफ वायर के साथ साथ लेंथ और एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो ये चार चीजों पे डिपेंड करता है। बात समझ में आ गई? टेम्परेचर और मटेरियल ऑफ वायर, लेंथ और एरिया, ठीक है। लेकिन दोनों में कॉमन चीज टेम्परेचर है कि नहीं? हाँ, तो यही तो लिखा था, तो स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो दोनों ट्रू है, लेकिन दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बनाया जाता है, उसका रीजन ये थोड़ी है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों टेम्परेचर के बदलने से बदल जाता है, ये थोड़ी रीजन है। तो ये आपका दोनों ट्रू होगा, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। चलो अगला करो सॉल्व। असर्शन पढ़ो, क्या लिखा है। अच्छा, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अगर आप देख रहे हो तो पहले वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करो, है ना, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन देखो, तब आपको पता चलेगा आपको कितना आता है। अगर आप सिर्फ मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको लगेगा हाँ सर बता रहे यही मेरा आंसर था। नहीं, पहले आप पॉज करके फिर आप, जैसे मैं इस समय मैंने आंसर नहीं बताया, आप पॉज करो, खुद आंसर सोचो, फिर मेरे आंसर से मैच करो, तब होगा। तो मैंने असर्शन को पढ़ा कि कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन और करंट के फ्लो का डायरेक्शन हम हमेशा अपोजिट लेते हैं। रीजन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ट्रू है, करंट कब पैदा होता है, कब सर्किट में फ्लो होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ठीक है, यानी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो ये भी ट्रू है। लेकिन ऊपर वाले का ये रीजन नहीं है। रीजन ये है, यहां रीजन क्या होता, क्योंकि करंट को हम हमेशा पॉजिटिव मान के चलते थे, और जब करंट था तब तक इलेक्ट्रॉन्स की खोज नहीं हुई थी। पहले करंट आया कि पहले इलेक्ट्रॉन आया? तो करंट को हमने पहले जाना, बाद में इलेक्ट्रॉन का खोज हुई। तो करंट को हम पॉजिटिव लेके चलते थे, बाद में पता चला अरे करंट तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से है, और इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज। तो फिर हम जो मान के चल रहे थे उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन अपोजिट चीजें कर रहा था, तो फिर हमने बोला नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो और करंट का फ्लो अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर जनरली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस। जो बिजली की तार है ना, जो खंबे गड़े हैं, ट्रांसफार्मर से जो घरों तक बिजली आ रही है, वो तार पोल से आ रही है, तो वो तार किसके बने हैं? कॉपर के, नहीं तो एल्यूमिनियम के यूज होते हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है। ठीक है, रीजन, मेटल्स आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिकल आयरन टोस्टर। तो
मेटल यूज होता है कि एलॉय यूज होता है? मैंने क्या पढ़ा था, एलॉय यूज होता है। ये स्टेटमेंट गलत है, ये गलती यहां पकड़ में आ गई। मैंने बार बार पढ़ाया है कि भाई बिजली का ट्रांसमिशन करना हो तो मेटल यूज हो रहा है, क्योंकि तब आपकी रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, तभी ना ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो हम कॉपर और एल्यूमिनियम क्यों यूज कर रहे हैं बिजली के ट्रांसमिशन के लिए? क्योंकि ये मेटल्स है, इनकी रेजिस्टिविटी कम होती है। लेकिन जब हमें हीट पैदा करना है तो रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए, वो होता है एलॉयज में। तो फिर इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस में हम एलॉय यूज करेंगे, मेटल क्यों यूज करेंगे? बात समझो, हमारा मकसद क्लियर होना चाहिए। अगर हमको बिजली पैदा हुई, मान लो हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब थर्मल पावर प्लांट में या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में डैम में बिजली बनी, टरबाइन घूमे और बिजली पैदा हुई, वो बिजली हमारे घरों तक आ रही है, तो वो पोल से आएगी ना, तारों से आएगी। तो तार ऐसा होना चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा करंट को सप्लाई करे और लॉस कम हो। तो हम ऐसे मटेरियल का यूज करेंगे जो लॉस कम करे, जो ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो करे, जिसकी रेजिस्टेंस कम हो। रेजिस्टेंस उसी की कम होगी जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी। और अभी हमने पढ़ा रेजिस्टिविटी किसकी कम होती है, एलॉयज की मेटल्स की? मेटल्स की। तो इसीलिए हम मेटल्स यूज कर रहे हैं, कॉपर एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द स्लोप ऑफ वी ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बिल्कुल ट्रू, वी ग्राफ का स्लोप जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। द स्लोप ऑफ वी ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। बिल्कुल ट्रू। लेकिन वी ग्राफ का जो स्लोप है वो स्ट्रेट लाइन है, इसका रीजन क्या ये है क्या कि द स्लोप ऑफ वी ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस? नहीं। ठीक है, इसका रीजन ये होता कि द स्लोप ऑफ वी ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन बिकॉज, रीजन क्या होता, रीजन ये है कि द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो हम क्या ऑप्शन टिक करेंगे? दोनों ट्रू है लेकिन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये आंसर बी होगा। बात समझ में आएगी? भाई वी ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों होता है, ओरिजिन से पास क्यों करता है? उसका रीजन ये है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। तो ये रीजन में लिखा होता तब हम ये ऑप्शन टिक करते हैं, क्योंकि ये सही एक्सप्लेनेशन है। लेकिन रीजन में लिखा क्या है कि वी ग्राफ का जो स्लोप है वो r की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू देता है। ये बात सही है, लेकिन रीजन सही नहीं है। इसके लिए रीजन ये सही नहीं है, ये रीजन सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। It is obviously impractical to connect an electric bulb and electric heater in a series because they need current of widely different values to operate properly. हमारे घरों में कैसा कनेक्शन होता है, सीरीज की पैरेलल? पैरेलल। क्यों? सीरीज कर दें तो क्या दिक्कत है भाई? सीरीज में करंट सेम होता है। मान लो 5 एम्पियर का करंट है। अब मैंने यहां एक बल्ब लगा दिया और यहां मैंने एक इलेक्ट्रिकल हीटर लगा दिया। अब बल्ब को कम करंट चाहिए और हीटर को ज्यादा करंट चाहिए, लेकिन क्योंकि ये सीरीज में है तो सीरीज में तो करंट सेम रहे, तो इसको भी 5 एम्पियर मिलेगा, इसको भी 5 एम्पियर मिलेगा। तो इसका तो मान लो काम चल जाए, इसका काम नहीं चलेगा क्योंकि हीटर को तो ज्यादा करंट चाहिए। तो इसका मतलब बल्ब और हीटर को अगर हम सीरीज में लगाएंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। वही तो लिखा है, इट इज ऑब्वियसली इम्प्रैक्टिबल। प्रैक्टिकेबल नहीं है, इम्प्रैक्टिकेबल है टू कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक हीटर इन सीरीज बिकॉज दे नीड करंट ऑफ वाइडली डिफरेंट वैल्यू। अलग अलग वैल्यू का करंट चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि हाँ, इसीलिए सीरीज में नहीं जोड़ते, पैरेलल में जोड़ते हैं, क्योंकि पैरेलल में सबको जितनी करंट चाहिए उतनी करंट मिल जाता है रेजिस्टेंस के हिसाब से। रीजन क्या लिखा है, इन ए सीरीज सर्किट द करंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट। बात बिल्कुल सही है, ट्रू, और सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर क्या है, ए, है ना भाई? सीरीज में करंट सेम रहता है और आपको क्या चाहिए, अगर बल्ब और इलेक्ट्रिकल हीटर दोनों को सीरीज में ऑपरेट करना है तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है और दोनों को डिफरेंट करंट चाहिए। तो रीजन सही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट असर्शन पढ़ो।
फ्यूज प्रोटेक्ट सर्किट्स एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। फ्यूज कैसे इलेक्ट्रिक सर्किट को हमारे घरों में प्रोटेक्ट करता है बताइए? वो क्या करता है, वो तो या तो पिघल जाता है और रेजिस्टेंस हाई होता है, दो तरीके से वो काम करता है। तो इसका मतलब फ्यूज एक तरीके से सेफ्टी डिवाइस है ना, जो हमारे घरों में जो अप्लायंसेज हैं उनको हाई करंट से बचा रहा है। बिल्कुल ट्रू। सेकेंड रीजन, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज व्हाट, ये भी बिल्कुल ट्रू। लेकिन क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है? रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन है? नहीं। फ्यूज प्रोटेक्ट करता है, रीजन में ये लिखा है कि इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट वॉट होती है, नहीं, ये रीजन है नहीं। रीजन ये होता कि फ्यूज की मेल्टिंग पॉइंट कम होती है और वो पिघल जाता है हाई टेम्परेचर पे जब हाई करंट फ्लो होता है, और इस तरीके से वो प्रोटेक्ट करता है, ये रीजन है। ठीक है, तो यहां आपका दोनों ट्रू है तो हम बी ऑप्शन टिक करेंगे। रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं है तो ए नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? चलो, क्लियर? तो इस तरीके से, एक मिनट, तो यहां हमारा ये 25 क्वेश्चन था, तो हमने ये लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। वही मैं देख रहा था कि कितने क्वेश्चन पे हम आ गए, क्योंकि एंड नहीं पता चल रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस सेशन में क्या किया, टॉप 25 असर्शन रीजन के क्वेश्चन किए हैं ऑन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ठीक है, अब आप ये 25 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया अच्छे से तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब मैं अगले वीडियो में हर चैप्टर के असर्शन रीजन जरूर लेकर आऊंगा। चैनल पे आप बने रहिएगा, चैनल पे जरूर विजिट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरा हर सेशन देखिए, क्योंकि राघवेंद्र सर आपको ओवरऑल फिजिक्स की तैयारी हर एंगल से कराएंगे, हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का था, इसी तरह मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का भी लाऊंगा। ठीक है, केस बेस के क्वेश्चन भी लाऊंगा, कॉम्पिटेंसी बेस के क्वेश्चन भी लाऊंगा। तो बिल्कुल चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। जय हिंद।